ठीक है। अब गंगा नदी बंदर के बारे में हम बात करें तो यह उत्तराखंड में बृहद हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख कुंड से एक नदी निकलती है, इसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी। इस भागीरथी नदी के अंदर एक नदी मिलती है, इसका नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा। जब ये भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलकर जब एक हो जाती है तब कहलाती है गंगा। और ये जो स्थान जिस पर ये एक होती है इसका नाम है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग से गंगा के नाम से निकलकर उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर धरातलीय क्षेत्र के अंदर आती है, मैदान के अंदर आती है। उसके बाद ये नदी सीधे आती है उत्तर प्रदेश में रहती है, उत्तर प्रदेश से आती है बिहार में, बिहार के बाद जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक शाखा तो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, इसका नाम है पद्मा नदी। कौन सी नदी? पद्मा। हुगली नदी, सॉरी हुगली नदी। और एक नदी जो है वो चली जाती है आपके बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में इस नदियों को कहा जाता है पद्मा। ठीक है। तो उत्तराखंड से निकली भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिली, गंगा नदी के नाम से ये दोनों शाखाएं मिलकर आ जाती है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर इसको कहा जाता है हुगली और पद्मा कहा जाता है इसे बांग्लादेश। यहाँ पे गंगा नदी जो है, गंगा नदी को 1986 के अंदर गंगा कार्य योजना GAP के प्रोग्राम के ऊपर चला। 2009 के अंदर गंगा को जो है वो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और गंगा के अंदर मिलने वाले गांगेय यानी कि जो जलीय जंतु है उसके गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से घोषित किया। उसके बाद बात करें 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। कौन सी परियोजना? नमामि गंगे परियोजना। इस गंगा नदी के किनारे पे उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश और हरिद्वार स्थित है। इसी गंगा नदी के किनारे पे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है आपके इलाहाबाद। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो आ जाते हैं सीधे बिहार के अंदर, यहाँ पे पटना, भागलपुर, बक्सर, ये सारे शहर जो है वो इस गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। अब गंगा नदी जो एक बड़ी नदी है, अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत की सबसे बड़ी नदी है, और पूर्णतः भारत के अंदर बहने वाली भी है भारत की सबसे बड़ी नदी। अब बड़ी नदी है तो अपोहा तंत्र में बड़ी है तो जाहिर सी बात है और नदी जिसमें आएगी उन नदियों का महत्व भी ज्यादा होगा, उन नदियों की तादाद यानी कि नदियों की संख्या मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। गंगा नदी की सहायक नदियां यानी गंगा तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी को समझने के लिए दो भागों में विभाजित है। एक गंगा में दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां और एक गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली। अब ये नदी का उद्गम यहाँ है और मुहाना इस तरफ है, तो इसका दायां किनारा ये होगा और बायां किनारा ऊपर की साइड होगा। अब दाएं किनारे से मिलने वाली इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि गंगा नदी में दाएं किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी यमुना नदी। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पढ़ा था, बृहद हिमालय मैंने पढ़ाया था कि विश्व की कई बड़ी पर्वत चोटियां इस श्रेणी के अंदर पाई गई, जिनके अंदर उत्तराखंड में पहला ही नाम लिखा था बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर के पास, बंदरपूंछ पर्वत चोटी के पास में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। उस यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से और आती है आपके उत्तर प्रदेश में, और इलाहाबाद के अंदर आके ये कहां मिल जाती है? गंगा के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब यमुना नदी के अंदर कौन कौन सी नदियां मिलती है? एक मिनट के लिए गंगा को छोड़ो, अब आते हैं अपन यमुना। राजस्थान के अंदर जब हमने ड्राइनेज सिस्टम पढ़ा था, राजस्थान का अपोहा तंत्र पढ़ा था, तब हमने बात की थी चंबल नदी, बात की थी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनापाओं की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ सीधा चित्तौड़ के अंदर 84 किलोमीटर प्रवेश करती है, यहाँ से आपकी पूर्ण बहती हुई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अंतरराज्यीय सीमा बनाती हुई लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये यूपी के अंदर आके जो है वो यमुना में मिल जाती है, यूपी में यमुना में मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा कि यमुना की और सहायक नदियां, उसके अंदर आ जाएगा आपकी सिंध नदी जो मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश के अंदर जाके गंगा नदी यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के अंदर जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। और इसी बेतवा नदी के किनारे पे जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में मिलने वाली यमुना की एक और सहायक नदी जिसका नाम है केन नदी। कौन सी? केन नदी। यानी कि यमुना की सहायक नदियों के अंदर चंबल, सिंध, बेतवा और केन, 4 नदियां हमने देखी। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से निकलकर
दाएं किनारे से मिलने वाली अगली नदी आ जाती है आपकी सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सतपुड़ा पर्वतमाला हमने पढ़ी। सतपुड़ा पर्वतमाला में हमने 3 भागों के अंदर बांटा। गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां, उसके बाद महादेव हिल्स और महादेव हिल्स के बाद में मेकाल। मेकाल पर्वत पे सबसे बड़ी पर्वत चोटी थी, इसका नाम था अमरकंटक पर्वत चोटी। कौन सी? अमरकंटक पर्वत चोटी। अमरकंटक से मैंने 2 नदियां बताई थी। एक नदी तो है सोन नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक मेकाल पर्वत से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है और बिहार के अंदर जाके सोन नदी मिल जाती है आरा जिले के अंदर या गंगा के अंदर। इसे अमरकंटक से नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में रिफ्ट घाटी या दरार घाटी के अंदर बहती हुई ये नदी सीधी चली जाती है गुजरात के अंदर फुटपाथ की खाड़ी के अंदर। तो अमरकंटक से 2 तरीके के प्रभाव प्रतिरूप बन रहे। देखो, एक तो निकल रही सोन नदी जो आ रही है पूर्व दिशा में, और एक निकल रही है नर्मदा नदी जो जा रही है आपकी पश्चिम दिशा के अंदर। ये नदी जो आ रही है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और ये नदी जो जाएगी नर्मदा नदी वो अरब सागर, यानी कि विपरीत अपवाद प्रतिरूप हो रहा है, यानी कि आ रही है अपवाद प्रतिरूप बन रहा है। तो अमरकंटक से 2 नदियां निकलती, सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिगंद नदी, और रिगंद नदी पर उत्तर प्रदेश में रिगंद बांध का निर्माण किया गया है, और इस रिगंद बांध के जो जलाशय है इसे कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं कि दाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी और है। आखिरी के अंदर हम देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार पड़ा था। छोटा नागपुर का पठार कितने भागों में? 2 भागों में। कौन से भाग? हजारीबाग का पठार और कौन से नदी डिवाइड कर रही है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी निकलती है पश्चिम बंगाल के अंदर आती है और हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है सर, डायमंड हार्बर बंदरगाह में। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद इसी गंगा नदी पर, यानी कि गंगा को अब हुगली कहेंगे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे बनाया गया है फरक्का बांध। कौन सा बांध? फरक्का बांध, जो कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया बंदरगाह था। और पहले ये जो फरक्का बंदरगाह, फरक्का जो क्षेत्र था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित क्षेत्र हुआ था। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि गंगा के अंदर बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? गंगा के अंदर बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? देखो, एक नदी उत्तराखंड से निकलती है और नदी का नाम है रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा। उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश के अंदर आके ये सीधी मिल जाती है गंगा के अंदर। पहली साइड क्लियर? रामगंगा के बाद में एक नदी निकलती है और नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही कहाँ मिल जाती है? गंगा के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो लखनऊ किस नदी के किनारे? क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? चलो, एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। ये नदी आती है आपके तिब्बत से निकलती है मामचा चुंगी ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर? मामचा चुंगी ग्लेशियर से। ये नदी तिब्बत से बहती हुई आ जाती है आपके बिहार के अंदर, सॉरी नेपाल के अंदर, और नेपाल के बाद ये भारत में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से आके ये नदी आ जाती है सीधी आपके बिहार के अंदर, और यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के यहाँ पे मिल जाती है गंगा घाटी। घाघरा नदी हमने देखी, और घाघरा नदी जो है तिब्बत से निकलकर नेपाल में, नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है आपके यहाँ तक क्लियर है? अब इस घाघरा नदी के अंदर एक नदी मिलती है इस साइड से, यहां से ये नदी निकलती है उत्तराखंड से, जिसका नाम है काली या शारदा नदी। कौन सी नदी? काली नदी या शारदा नदी। इसी काली नदी को मैदानी क्षेत्र में शारदा नदी कहते हैं। ये शारदा नदी यहाँ पे देखो आप, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा बना रही है। नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा बना रही है, यानी हम यूं कहें कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, ये नदी आ जाती है सीधे आपके उत्तर प्रदेश में। क्लियर है क्या? उत्तर प्रदेश से आके ये नदी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाती है घाघरा नदी। कौन सी नदी के अंदर? घाघरा नदी के अंदर। ठीक है, अब इस घाघरा नदी पर देखो आप, यहाँ एक नदी निकलती है, इसका नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। ये सरयू नदी नेपाल से निकल के उत्तर प्रदेश के अंदर आके घाघरा के अंदर मिलती है। इसी सरयू नदी के अंदर, सरयू नदी के तट पर इसके किनारे पे एक स्थल बना हुआ है, बहुत पवित्र स्थल है,
जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अयोध्या। सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। सरयू के साथ साथ समानांतर मध्य रूप में एक नदी बहती है जिसका नाम है राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी। और आपका गोरखपुर प्रेस है क्या? गीता प्रेस गोरखपुर, वो गोरखपुर शहर का कौन सी नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे पे। तो सरयू और राप्ती ये दोनों धार्मिक दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण नदी है। और किसके अपने किसकी नदियां हैं? सारी नदियां घाघरा नदी की। घाघरा नदी आखिरी नदी बन जाती है किसका? गंगा नदी। यहाँ तक क्लियर सब? चलो उसके बाद हम बात करते हैं गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक। साहब गंडक नदी जो है वो आपकी निकलती है नेपाल से, ठीक है? नेपाल से निकलती है नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। कहाँ जाती है? गंगा। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखें कि गंडक के बाद और नदियां कौन कौन सी मिलती है? तो एक नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। कौन सी? बूढ़ी गंडक। ये साहब बूढ़ी गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार के अंदर जाती है गंगा। उसके बाद अगली नदी आती है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी भारत में मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। नेपाल से निकलती है और बिहार के अंदर आती है और गंगा के अंदर मिलती है। कोसी नदी बिल्कुल पटना के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना। बिहार की जो राजधानी से पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इस नदी में अत्यधिक उफान के कारण बिहार के अंदर बाढ़ के हालात हो जाते हैं, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। कौन सी नदी? दामोदर। कोसी। और इधर बंगाल का शोक दामोदर। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक का हमने गंगा नदी का देखो, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा रामगंगा, उसके बाद देखी गोमती नदी, उसके बाद हमने देखी घाघरा नदी, और घाघरा के अंदर मिलने वाली एक सहायक नदी जिसका नाम है काली या शारदा नदी। घाघरा के अंदर मिलने वाली एक नदी है सरयू नदी, और सरयू के बाद एक नदी है राप्ती। सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है आपका अयोध्या, और राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है आपका गोरखपुर। उसके बाद हमने देखा कि एक नदी आती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी जो है वो आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हुई बिहार के अंदर जो है वो मिल जाती है गंगा के अंदर। उसके बाद में बूढ़ी गंडक नदी भी सिस्टम ये रहेगा। उसके बाद कोसी नदी जो है वो भी नेपाल से निकलेगी और सीधी कहाँ पर जाएगी? बिहार के अंदर यूपी में मिल जाएगी। और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। बाढ़ के हालात के कारण इसको कहा जाता है आपका बिहार का शोक। यहाँ पर क्लियर? चलो एक बड़ा उपवाद इसी के साथ में देखेंगे जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखो यहाँ मानसरोवर झील, यहाँ राक्षस झील, सिंधु नदी, सतलज नदी यहाँ से। तो इसी कैलाश मानसरोवर के अंदर यानी तिब्बत के अंदर यहाँ है ग्लेशियर, इसका नाम है चोंगलोंग ग्लेशियर। कौन सा? चोंगलोंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है यारलांग सांगपो के नाम से। किस नाम से? यारलांग सांगपो के नाम से। ये नदी सीधी आ जाती है आपके इस वाले एरिया पे। चोंगलोंग ग्लेशियर तिब्बत से यारलांग सांगपो के नाम से एक नदी निकलती है और सीधे प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि बृहद हिमालय जो है, हिमालय पर्वतमाला जो है वो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा पर्वत से लगभग 2400 किलोमीटर। फिर मैंने बताया था कि सिंधु नदी गाज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी गाज तक 2400 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर के जगह में। अगर पर्वतों की दृष्टि से हिमालय को देखें तो आपने नंगा पर्वत कश्मीर से लेके नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर में, और नदियों के हिसाब से देखें सिंधु नदी गाज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी गाज। अब गाज का मतलब क्या होता है कि जहां से नदी घुमाव लेती है, ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ से नदी सीधी है क्या? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये नदी प्रवेश करेगी और अरुणाचल प्रदेश में अब इसे कहा जाएगा दिहांग। क्या कहा जाएगा? दिहांग। यहाँ जहाँ निकली यहाँ पे कहा गया इसको यारलांग सांगपो। कौन सी नदी? यारलांग सांगपो। उसके बाद यहाँ पे इसको कहा गया दिहांग नदी। फिर ये नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलकर सीधी आएगी आपके आसाम, और आसाम के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करेगी जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। और मैंने आपको बताया था कि माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? नदी द्वीप। और भारत का पहला कार्बन फ्री जिला भी कौन सा है? माजुली। ठीक। यहाँ से माजुली द्वीप का निर्माण करती हुई ये नदी असम के अंदर कहलाएगी ब्रह्मपुत्र। देखो
तिब्बत में यारवान स्थान है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग, उसके बाद असम के अंदर क्या कहलाएगी? ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र नदी अब सीधी आ जाएगी बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में ये नदी कहलाएगी जमुना। क्या कहलाएगी? जमुना। अब जमुना नदी आ गई बांग्लादेश में, और जमुना नदी मिल जाएगी किसमें? पद्मा में। यानी कि कुल मिला के हम कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम हो चुका, यानी कि गंगा की शाखा कौन सी? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का नाम कौन सा? जमुना। ये दोनों नदियां मिल जाती है, और इन नदियों के अंदर बाद के अंदर तिस्ता, बराह, मेघना, ये और नदियां मिलने के बाद ये दोनों शाखाएं जो है वो मेघना नदी के नाम से आ जाती है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। पद्मा और जमुना दोनों किस नाम से जाएगी? मेघना के नाम से, और जाके आखिरी में गंगा सागर के अंदर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाएगी। अब देखो ये वाला एरिया दिखा है क्या आपको? हुगली वाला, यानी कि पश्चिम बंगाल में हुगली, और बांग्लादेश के अंदर मेघना, यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, इन दोनों के बीच का जो ये डेल्टा क्षेत्र है क्या, ये यहाँ पे जो डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर सुंदरी वनों की, सुंदरी वृक्षों की अधिकता होने के कारण विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, यानी पद्मा और मेघना नदियां। ये सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक विस्तृत, ठीक है। तो ये अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी देखी, क्लियर है क्या? अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां देखते हैं, जैसे एक नदी है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता नदी। ये यहाँ सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल में आ जाती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में, और जाके कहाँ मिल जाती है? जमुना नदी, ठीक है। उसके बाद भूटान से कुछ नदियां निकलती है, जैसे मानस सीधी भूटान से निकलेगी और असम के अंदर आगे मिल जाएगी। उसके बाद आ जाएगा मानस के बाद में केवांग नदी, केवांग के बाद में नदी मिलेगी सुवर्णसिरी नदी। तीनों नदियां भूटान से निकल के आ जाएगी कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। तो तिस्ता, मानस, केवांग और सुवर्णसिरी, चार नदियां ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलेगी। अब इस वाले एरिया से दो नदियां मिलेगी, एक का नाम है दिबांग नदी और एक का नाम है लोहित नदी। एक का नाम है दिबांग नदी और एक का नाम है लोहित नदी। अब जिसने देखा होगा इस नदी को बनाते हुए, उसके दिमाग में एक चीज आई होगी कि नदियां उल्टी जाएगी ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के अंदर, नदी तंत्र के अंदर, ड्राइनेज सिस्टम के अंदर ये दो नदियां ऐसी है जो विपरीत अफवाह प्रतिरूप बनाती, विपरीत अफवाह प्रतिरूप बनाती है, यानी अपने सामान्य डाल के विपरीत वे नदी क्यों मेरी और नदियां इस नदी के हिसाब से भाई नदियों के ढाल का अनुसरण करती है। लेकिन तिस्ता, मानस, केवांग और सुवर्णसिरी तो कितनी बिल्कुल सीधी समानांतर हो नदियों की तरह, लेकिन यहाँ पे लोहित और दिबांग नदी, कौन सी? लोहित और दिबांग नदी, ये दोनों नदियां जो विपरीत अफवाह प्रतिरूप के अंदर बहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में इसी दिबांग पर दिबांग परियोजना का निर्माण किया गया, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये गंगा नदी तंत्र था। गंगा नदी तंत्र के साथ साथ हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इधर पद्मा और इधर जमुना दोनों मिलकर मेघना के नाम से चली जाती है, और इधर हुगली और इधर मेघना, इन दोनों के बीच के अंदर जो क्षेत्र बना हुआ है डेल्टा क्षेत्र से कहा जाता है सुंदरबन, जहाँ पे एशियाई स्थित पाया जाता है, एशियाई क्षेत्र। क्लियर है क्या? मेट्रो वालों की उपस्थिति होती है यहाँ पे, जैव विविधता की दृष्टि से इस क्षेत्र को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो वो गंगा नदी तंत्र, गंगा के अंदर दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, फिर बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र यारवान साथ को, ठीक है, तिब्बत के अंदर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी दिबांग के नाम से, उसके बाद असम के अंदर आएगी ब्रह्मपुत्र के नाम से, फिर असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप समूह का निर्माण करेगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती हुई ये चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से, और बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बन जाएगी मेघना। और दोनों नदियां तिस्ता, बराह, इन नदियों का जल लेकर सीधी चली जाएगी गंगा सागर यानी बंगाल। इन नदी तंत्रों के बारे में देखना है, इनका एक बार फोटो बना लो, रिटर्न जो है वो इसका कल दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझ में? कोई समस्या आएगी क्या समझ में? नहीं है, जाके पढ़ोगे तब आएगी।